तीसरा जो शरीर है जिसको कहते हैं कि एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, वो तीसरा सूक्ष्म शरीर वो हमारे भाव शरीर के अति सूक्ष्म अवस्था में है। सूक्ष्म शरीर का जो अर्थ होता है जो प्रकाश से बना है, जो तारापिंड है। और ये तारापिंड शरीर जो है वो अंतर तन शरीर की गहराई में है, जो प्रकाश से बनकर उसका जो इस्तेमाल जो है उसी तरीके से होता है। तो इसमें इस बात को ठीक से हमें समझना चाहिए कि सूक्ष्म दृष्टि भौतिक और भाव दृष्टि से परे तीसरा आयाम है। मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर जो है, जो एस्ट्रल बॉडी है, वो एस्ट्रल बॉडी भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी और भाव शरीर यानी कि एथरिक बॉडी, इसके परे मतलब ये उसका तीसरा डायमेंशन, तीसरा आयाम है। भौतिक भाव को भेद सकता है, मतलब भौतिक शरीर भाव शरीर को भेद सकता है, उसके परे हम जा सकते हैं। और भाव शरीर भौतिक शरीर को भेद सकता है, और भाव शरीर भी भौतिक शरीर को, मतलब जो एथरिक बॉडी है वो फिजिकल बॉडी को भेद सकती है, उसके परे जा सकती है। क्यों? क्योंकि मन जो है वह द्वैत स्वभाव है, वो दो तरफ से है। अब सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म दिमाग अंतरिक्ष और समय में यात्रा कर सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो एस्ट्रल बॉडी होती है, वो एस्ट्रल बॉडी स्पेस में और टाइम में ट्रेवलिंग कर सकती है। इसलिए बहुत सारी साधनाएं जो विकसित हुई है, उन साधनाओं का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु है, जो तृतीय नेत्र की साधना जो है, वो तृतीय नेत्र की साधना का संबंध बिल्कुल इस एस्ट्रल बॉडी से है। जो भी अपने दोनों भुवों के बीच में ध्यान को लगाएगा या दोनों भुवों के बीच में पूरा का पूरा मन को एकाग्र करेगा, उसकी शरीर में एस्ट्रल बॉडी की प्रक्रिया और जागरूक होने को लगती है। और तभी आप इस स्पेस और टाइम की जो यात्रा है, समय और अंतरिक्ष की जो यात्रा है, वो यात्रा आप कर सकते हैं, क्योंकि उस शरीर की जागृति ही आपको उस यात्रा पर लेके जा सकती है। तो इसलिए इस एस्ट्रल बॉडी को विकसित करना काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। बुद्धिज़्म में भी जिसको दीक्षा कहते हैं, धम्म दीक्षा जो कहते हैं, वो दीक्षा असल में इसी बॉडी के डेवलपमेंट को ही कहा है। जो अपने अतीत को जानता है, जो अपने पूर्व जन्मों को देखता है, जानता है, उसमें जो कुछ क्रिया हो गई है उसको सही ढंग से देखता है, और देखता है कि ये संसार का जो चक्कर है वो बार बार वर्तुलाकार घूम रहा है। जिसको इसकी प्रचिति आती है उसकी सच्चाई में दीक्षा होती है। इसलिए बहुत सारे साधनाओं में जो जोर जो है अपने अतीत को, अपने पूर्व काल को जानने को कहा है। इसलिए ये जो एस्ट्रल बॉडी की जो डेवलपमेंट है, वो एस्ट्रल बॉडी को जितना आप विकसित करेंगे, जितना आप साधना के तौर पर विकसित करेंगे और उसकी प्रचिति आ जाएगी, तभी उसकी जो यात्रा जो है वो यात्रा अतीत की ओर ज़्यादा होती है, भविष्य की ओर ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि सूक्ष्म मन में आप अब तक की पूरी शुरुआत का दर्शन कर सकते हैं कि मन की जो शुरुआत जो हुई है, वो मन की शुरुआत का पूरा हिस्सा आप जान सकते हैं। इसलिए अतीत की ओर हमारी चेतना चल जाती है और अतीत से फिर से वर्तमान समय तक आती है। मनोविज्ञान मतलब जितनी भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, मनोविज्ञान सूक्ष्म मस्तिष्क को सामूहिक अचेतन कहता है। विशेषतः कार्ल यूंग का जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान में कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पर जो ज़्यादा जोर दिया है, वो इसी कारण है क्योंकि उनकी जो खोज है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की ओर है, और एस्ट्रल बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो उसी तरीके से कलेक्टिवनेस को जानने का है, लेकिन जो अवचेतन में है, जो अनकॉन्शियसनेस है, उसको जानने का है।
इसीलिए कभी कभी सूक्ष्म रिलीम जो है, जो सूक्ष्म जो एग्जिस्टेंस प्लेन जो है, वो एग्जिस्टिंग प्लेन्स सामान्य दृश्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी एस्ट्रल बॉडी की डेवलपमेंट हुई है वो उनको देख सकते हो, उनको जान सकते हैं। इसलिए बुद्धिज़्म में भी बहुत सारे ऐसे गंधर्व या यक्ष, यक्षिणी या देवता या अनेक प्रकार के ऐसे 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में जो कहा है, वो 31 एग्जिस्टेंस प्लेन को सही ढंग से वही जान सकता है जिनकी एस्ट्रल बॉडी की डेवलपमेंट हुई है। अन्यथा वो ऐसे ही जैसे कि सूत्र में आती है इसलिए वो बात कहते हैं, लेकिन असल में उसको जानना जो कि स्पेस और टाइम इनकी यात्रा करने से जो भी कॉन्शियसनेस की जो डेवलपमेंट है, जो चित्त की जो डेवलपमेंट है, वो चित्त की डेवलपमेंट से इन दृश्य अदृश्य रिलीम को, एग्जिस्टिंग प्लेन को भी हम जान सकते हैं। ये शुरुआत से आपका इतिहास है, आपका आकाशीय शरीर या सूक्ष्म दिमाग और उसके दर्शन द्वारा आकाशीय रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। मतलब आपकी जो एंटिटी है, आपका जो अस्तित्व है, जब से इस दुनिया में आप पैदा हुए तब से अभी तक की जो जितनी भी आपकी जो कॉन्शियसनेस ने जो रिकॉर्डिंग की है, जिसको स्टोर कॉन्शियसनेस कहते हैं कि बुद्धिज़्म में जो आलय विज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो इस स्टोर कॉन्शियसनेस में या आलय विज्ञान में सब चीज़ें होती है, जिसका प्रकटीकरण जितना साधना का विकास होता है उतना होता है। लेकिन साधना का विकास मतलब जितना इस एस्ट्रल बॉडी का सूक्ष्म शरीर को हम जानते हैं उतना ये चीज़ें प्रदर्शित होने लगती है। इसलिए ये आकाशीय शरीर जो है, ये जो हमारे पूरा का पूरा जो अस्तित्व है, ये पूरा का पूरा अस्तित्व ये सूक्ष्म शरीर के माध्यम से एस्ट्रल बॉडी ट्रैवलिंग से आप स्पेस में जाके ये सब चीज़ों को आप पता कर सकते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर के लिए केवल श्वसन प्रक्रिया चुंबकीय बल है। मतलब इस शरीर को जानने के लिए भी सांस ही माध्यम है, श्वसन क्रिया ही माध्यम है, और इसी से एक वाइटल एनर्जी का उत्पाद आपके शरीर में होता है, इसी से प्रक्रिया होती है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एक पल आप पहाड़ के चोटी पर होते हैं और दूसरे पल आप पहाड़ के नीचे होते हैं। एक क्षण आप उत्साही होते और दूसरे क्षण आप कुशल और पराजित होते। मतलब एक ही क्षण में ये सब क्रिया मन में जो होती है वो इसी कारण होती है क्योंकि उसका और सांस का गहरा संबंध है और उसका और सूक्ष्म शरीर का गहरा संबंध है। ये चेतन और अचेतन की बात है। एक क्षण तुम भरोसे में होते और एक क्षण तुम संदेह में होते। जो काफ़ी कन्फ्यूजन ऐसा मन की अवस्था बनती है वो उसी कारण बनती है क्योंकि उतनी चेतना आप में नहीं है और ये बदल रहा है दिन और रात की तरह। चारों ओर की परिक्रमा चुंबकीय बल में आने और बाहर जाने का संबंध आपकी सांस लेने से। मतलब ये जो चुंबकीय शक्ति जो है, ये जो बल जो है जो आपके शरीर में आता है और बाहर जाता है, मतलब जो सांस से जुड़ा है, ये पूरी की पूरी वाइटल एनर्जी सांस से जुड़ी है। पूरा चैतन्य सांस से जुड़ा है। अंदर जाती हुई सांस चैतन्य लाता है और बाहर जाती हुई सांस वो चैतन्य को छोड़ता है। तो ये कांस्टेंट जो क्रिया हो रही है वो कांस्टेंट क्रिया की वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। मतलब एक क्षण आप पहाड़ पे होते हैं, दूसरे क्षण पहाड़ के नीचे होते, उत्साहित होते, निरुत्साहित होते। एक क्षण में भरोसे मतलब विश्वास से भरे होते, दूसरे क्षण में वो विश्वास बदल जाता है, संदेह से भरते। कभी दिन से जगे रहते, कभी रात की तरह होते। ये सब परिक्रमा, ये सब कॉन्फ्लिक्ट, ये चारों ओर हमारे मन में जो चल रहा है वो इसी कारण चल रहा है। इसलिए सांस की ओर जितना आप ध्यान देंगे उतना आपका मन जागृत अवस्था में आ जाएगा। जितना जागृत अवस्था में आएगा उतना विद्युत शक्ति जो है, जो वाइटल एनर्जी है, उसका पूरा का पूरा अस्तित्व आप में पैदा हो जाता है। इसलिए जब आप कुछ कठिन करना होता है तो आप अपनी सांस को रोक कर रख सकते हैं।
उदाहरण के लिए यदि आप किसी भारी पत्थर को उठाना चाहते हैं तो आप इसे तब तक नहीं उठा सकते जब सांस बाहर जा रही है। तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन जब सांस अंदर होती है तो आप इसे कर सकते हैं। मतलब भारी पत्थर को उठाना जिसका काफ़ी वजन है, उसको उठाना, इसके लिए सांस का अंदर जाना महत्वपूर्ण है। अंदर जाती सांस जब आपके शरीर में होगी तभी आप भारी के भारी पत्थर को उठा सकते, और सांस जब बाहर जाएगी तब आप इसको नहीं उठा सकते, क्योंकि बाहर जाती है सांस के साथ चुंबकीय शरीर भी बाहर जाता है, वाइटल एनर्जी बाहर जाती है, इसलिए आप उसको नहीं उठा सकते। लेकिन सांस जब अंदर होती है तभी आप उसको उठा सकते। इसलिए कहते हैं कि पिरामिड्स को, जब लोगों ने पिरामिड्स को तैयार किया तो जो लोग वहाँ पर पत्थर उठाने वाले थे उनके साथ ये गहराई से सांस के संबंधी जो ध्यान की प्रक्रिया के प्रयोग है वो प्रयोग उनके साथ किए हुए थे, इसलिए वो सहजता से बहुत बड़े बड़े पत्थर भी उठा सकते थे। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक भी ध्यान की ही प्रक्रिया की टेक्निक है, इसलिए वो पत्थर मशीन से नहीं, वो पत्थर बहुत ही गहराई की टेक्निक से, सांस के संबंध की टेक्निक से उठाए गए हैं। आपकी सांस सूक्ष्म शरीर में क्या हो रहा है, कौन सी बात से मेल खाती है, इसलिए जब सांस अंदर आ रही है तो आपके पास सारी शक्ति उपलब्ध है, और जब आपकी सांस बाहर जा रही है यही वो क्षण है जब चुंबकीय बल बाहर जा रहा है और आप शक्तिहीन हैं। मतलब अंदर जाती हुई सांस को जानना और बाहर जाती हुई सांस के प्रति जागरूक रहना, तो चुंबकीय शक्ति का शरीर के अंदर आना, चुंबकीय शक्ति का शरीर के बाहर जाना, ये क्रियाएं सातत्य बनाती है हमारे शरीर में। इसलिए हम कुछ क्षण अच्छा फील करते और कुछ क्षण अच्छा फील नहीं करते, कभी कभी शक्ति पूर्ण फील करते और कभी कभी शक्तिहीन फील करते। साक्षी भाव के माध्यम से इस चुंबकीय बल के बारे में हम जागरूक होकर तब आप न तो शक्तिशाली है और न ही शक्तिहीन। जब हम साक्षी भाव से इसको जानेंगे, अंदर जाती हुई सांस को जो कि नेचुरल है, बाहर आती है सांस को जो कि नेचुरल बाहर आई, इसको जानेंगे, और जितना चेतना का साक्षी भाव आपको उपलब्ध हो जाएगा या चित्त पूरा जागृत अवस्था में आ जाएगा, तभी आप शक्तिपूर्ण खुद को महसूस कर सकते हैं। या आप शक्तिहीन और शक्ति इसके परे भी हो सकते, बियॉन्ड द एनर्जी भी आप हो सकते। तुम दोनों को पार लगा सकते हो। तब आपके मन में शक्ति आ जाती है। आपकी शक्ति मन से कुछ भी करने में नहीं है, क्योंकि आप जो भी करते हैं वो आपके अतीत के अनुसार भविष्य बनता है। मतलब जो भी शक्ति आप में इकट्ठा हो जाती है वो शक्ति मन से कुछ भी करने में नहीं है, मन से कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जो भी आप करते हैं वो आपके अतीत के अनुसार आपका भविष्य बनाती है। तो इसलिए इस सूक्ष्म शरीर और इसके जो ड्रीम जो होते हैं, ये ड्रीम ये हमारे शरीर की जो जागृति है एस्ट्रल बॉडी की, उसके अनुसार है। और इसके जो ड्रीम होते हैं इसमें आप संगीत सुन सकते हैं, इसमें आप कुछ लाइट देख सकते हैं, या इसमें आप कुछ भी ऐसे साइन देख सकते हैं जो कि हमारे मन के परे, जैसे कि कोई कलर्स देखता है, या किसी को जो बियॉन्ड द जो हमारी कल्पना है उसके परे होते हैं, उसी तरह की चीज़ें इसमें होने लगती है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा, मतलब सूफियों में जो सेंट का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग ध्यान रात में करते हैं जो तृतीय नेत्र को जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो उनको इस तरीके के स्वप्न आते हैं। तो बुद्धिज़्म में भी बहुत सारे लोग मंत्र चांटिंग या और भी कुछ विधियाँ है उसके अनुसार इस साधना को विकसित करते हैं। लेकिन एस्ट्रल बॉडी को जितना आप विकसित करेंगे उतना ये बॉडी टाइम और स्पेस में चली जाती है और नॉलेज इकट्ठा करती है, जानती है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये बॉडी है। और जितना आप अपने
साधनाद और इसको साक्षी भाव से जानेंगे उतना आप उसके आगे के शरीर को भी जान सकते और उसके सपनों को भी जान सकते। इसलिए ये शरीर और इसके संबंधक के जो सपने उसको सही प्रकार से जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको आपके अगले शरीर को खूब विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। ठीक है, धन्यवाद।